Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Jyotish and today we are going to discuss about the और आज हम लोग 12वीं क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 उपनिवेशवाद और देहात के बारे में देखते हैं। डेली का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज है 24 मार्च 2023। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट दैट व्हाट इज द कॉलोनिज्म एंड व्हाट इज द कंट्रीसाइड। तो कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड में जिसको उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस जो चैप्टर नंबर 10 है उपनिवेशवाद और देहात उसके बारे में देखते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब हम सभी जानते हैं कि जो गुलामी, और उपनिवेशवाद का अर्थ है गुलाम बनाने वाली विचारधारा होता है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब गुलामी होता है, और उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? गुलामी बनाने वाला, गुलाम बनाने वाली विचारधारा से होता है। और देहात शब्द को अक्सर हम गाँव में या ग्रामीण जीवन की पद्धति से व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में देखा जा सकता है। मतलब कि उपनिवेशवाद और देहात का मतलब औपनिवेशिक शासन, यानी कि अंग्रेज शासन का भारतीय ग्रामीण जीवन पे क्या प्रभाव था। उपनिवेशवाद में अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय ग्रामीण पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 किलोमीटर में नादिया जिला में एक गांव हुआ करता था जहां पे प्लासी नामक स्थान हुआ करता था। और इस युद्ध में दो लोग होते हैं, एक साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, दूसरी साइड बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला होते हैं, उनके बीच में लड़ा जाता है। तो जो कंपनी का जो सेना था उसको लीडर कौन कर रहे थे? उनको रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और नवाब जो थे सिराजुद्दौला के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? सिराजुद्दौला को हरा दिया था और हरा करके बंगाल पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। मतलब पहली बार पूरी तरह से अंग्रेज जो है भारत का एक क्षेत्र अपने अधीन करने वाला था, वो बंगाल था। ठीक, अब क्या होता है कि बंगाल को कब्जा करने के बाद वो नई कर व्यवस्था ला देते, नई टैक्स का, नई राजस्व व्यवस्था ला देते। ठीक, तो बंगाल के पर विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने क्या करते हैं? कर वसूलने की व्यवस्था बनाई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था? समय काल में मुख्य रूप से अंग्रेजों के समय काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कर व्यवस्था को प्रचलित थी। अब वो 3 प्रकार की कर व्यवस्था कौन थी? तो पहली स्तंभवारी व्यवस्था थी, दूसरी कौन थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तीसरी कौन थी? महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो बच्चों जो इसमें जब जमींदारी है, इसी को स्तंभवारी को ही जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, इसी को अस्थाई व्यवस्था भी बोलते हैं। तो स्तंभवारी व्यवस्था कब आता है? 1793 में आता है। कहाँ पे? बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, कर्नाटक के लगभग भूभाग में आता है, जिसमें 90% भूभाग पे अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया जाता है। ठीक, दूसरा हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। कब आया था? 1792 में। यह व्यवस्था असम, मद्रास में, कहाँ पे? मद्रास में, मुंबई के प्रांतों में लागू किया गया था, जो औपनिवेशिक भारत के भूभाग पे 51% भूमि पे लागू किया जाता है। और जो महलवारी है वो कब आता है? 1822 में। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया जाता है, जिसमें औपनिवेशिक भारत की भूमि को 30% भाग पे लागू किया जाता है। इस तरीके से स्तंभवारी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो गया, महलवारी बंदोबस्त। तो स्तंभवारी कब आया था? 1793 में आया था। कहाँ पे आया था? बंगाल में आया था, उड़ीसा में आया था, यूपी में आया था। ठीक, किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो स्तंभवारी लागू किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसको चार्ल्स कॉर्नवालिस भी बोला जाता है। ठीक, इसमें जो टैक्स कौन कलेक्ट करता था? तो जमींदार करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था आया था 1792 में आया था। कहाँ पे आया था? मुंबई, मद्रास में आया था। औपनिवेशिक शासक के भारत की कितनी भाग पे? 51% भूभाग को होता है। किसके द्वारा लाया जाता है रैयतवाड़ी? तो रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा लाया जाता है। कहाँ पे? बम्बई में लाया जाता है। कब लाया जाता है? ये 1792 में लाया जाता है। महलवारी कब आता है? 1822 में आता है। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया जाता है। इसको कब लाया जाता है? किसके द्वारा लाया जाता है? तो महलवारी लाया जाता है आपका होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया जाता है। कब? किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो ये भारत में 3 जो राजस्व प्रणाली है, 3 टैक्स सिस्टम है, इसके बारे में।
अब आ जाते हैं स्तंभबारी बंदोबस्त के बारे में। तो स्तंभबारी बंदोबस्त भारत में औपनिवेशिक शासन का सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक, यह वह प्रांत था जहाँ पे सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारियों की नई व्यवस्था, नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1793 में स्तंभबारी बंदोबस्त को बंगाल के राजाओं तालुकदारों के साथ लागू किया गया था। उस समय कार्नवालिस जनरल था। उस समय कौन था? कार्नवालिस जनरल था। उन्हें जमींदारों से कहा गया कि उनका कार्य सदा के लिए क्या निर्धारित कर का संग्रह किसान से करना है। ठीक, और इसे ही सूर्यास्त विधि भी कहा जाता है। बच्चों, सूर्यास्त विधि के बारे में एक बार जान लीजिए, जिसको सनसेट लॉ बोलते हैं। मतलब आपको क्या किया जाता है कि आपको सूरज के डूबने से पहले क्या होना पड़ेगा, कर को संग्रह कराना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो आपकी ज़मीन को, आपकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की निधि की राशि निश्चित कर दी थी इसमें, और जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि को नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। स्तंभबारी बंदोबस्त लागू करने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां क्या हो गई? हस्तांतरित हो गई। ठीक, स्तंभबारी बंदोबस्त के लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश कंपनी ने अपने नए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बंगाल के नवाब, राजाओं और तालुकदारों के साथ स्तंभबारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। विजय के समय परेशानी को दूर करने के लिए 1770 में बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी। अकाल की स्थिति की पूर्ण आवृत्ति होने के कारण भी कृषि नष्ट हो रही थी और व्यापार का पतन भी आगे हो रहा था। तो इस तरीके से देखा जा सकता है